हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट करना था आज। आवाज आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। चलो, केमिकल बॉन्ड है। सबसे पहले इसमें हमको समझना है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड लिखिए, द अट्रैक्टिव फोर्स कॉमा which bind the atom together to form molecules. The attractive force which bind the atom together to form a molecule. तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? दो एटम के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो उन दोनों एटम को बांध कर रखते हैं। विच बाइंड मतलब बांध कर रखते हैं एक साथ, क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। उसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्यों है? तो उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड why chemical bond are forming, the causes of chemical combinations. देखिए, इसमें दो रीजन है। एक पहला रीजन देखिए, क्यों करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी। एटम्स स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। टू गेन स्टेबिलिटी कैसे? बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी को कम करके अपना स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। टू गेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा रीजन होता है टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। ये दोनों रीजंस है दैट आर द कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब दोनों रीजंस को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला लिख लें कि गेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी। टू गेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी। टू गेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसके पहले कुछ समझना पड़ेगा। ये पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, ये जो अट्रैक्ट, देखो दो तरह का फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन होता है और एक रिपल्सन होता है। ये अट्रैक्शन, पहले अट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन होते हैं, ये कब अट्रैक्शन होगा? जब आपका Q1 और Q2 अपोजिट नेचर का होगा। तभी अट्रैक्शन होगा।
ये तो दोनों चार्ज है अपोजिट नेचर का होगा तभी अट्रैक्शन होगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है भाई साहब? तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का है, एक प्लस है तो एक माइनस है, इसलिए माइनस आया। तो अभी यहाँ पर क्या देख रहे हो, जब हम अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, रेडियस को बढ़ाएंगे या रेडियस को घटाएंगे, अगर हम रेडियस को घटाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, देखो इंक्रीज होगा। ये आर अगर घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, बट ये माइनस साइन होने के कारण ये भी Increase घटेगा, ये भी घटेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज लिख देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर क्या, अगर आर घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इसी तरह दूसरा ध्यान रखना है, एक होता है रिपल्सिव और एक चीज और अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं ना, दैट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है बताऊंगा, अभी थोड़ा रुक जाओ। उसके बाद रिपल्सिव फोर्स पर आ जाते हैं, रिपल्सन पर आ जाते हैं। ये रिपल्सन कब होगा? जब आपका Q1 और Q2 सेम नेचर का होगा, सेम नेचर का होगा। इसलिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। यहाँ पर प्लस होता है क्योंकि ये अपोजिट नेचर का है, तो ये अगर ये भी माइनस चार्ज है और ये भी माइनस चार्ज है तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर रेडियस को घटाऊं तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ? अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यहाँ पर बढ़ ध्यान जाएगा। रखना है, आर को घटाने पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना है, जैसे ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसको लोग शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब ये समझ लीजिए, जैसे देखिए ये सब एटम्स है, ये सब एटम्स है, एक दूसरे से टच कर रहे हैं। देखो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ना, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मतलब हम बोलेंगे इन दोनों एटम के बीच अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, ये दूर दूर है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, रिपल्सन नहीं के बराबर काम कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या, इन दोनों एटम के बीच जो है क्या काम कर रहा है, इन दोनों एटम के बीच अट्रैक्शन ओनली काम कर रहा है, अट्रैक्शन ओनली काम कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते हैं, मान लो कि इस एटम का बात कर रहे हैं, इन दोनों एटम के बीच क्या काम करेगा, तो हम बोलेंगे भाई साहब इनके बीच अट्रैक्शन तो काम करेगा ही, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी काम करेगा। हाँ, क्योंकि रिपल्सन क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। एटम नजदीक आना शुरू हुआ तो रिपल्सन काम करना शुरू हो गया, बट एटम दूर दूर थे तो ओनली अट्रैक्शन काम कर रहा था। तो इसलिए मैं बोला इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स और इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। चलो इतना लिखो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। सर अट्रैक्शन फोर्स का स्ट्रॉन्गनेस होगा ना रिपल्सन फोर्स होगा उसमें, जो भी इसमें दोनों भी काम करेगा। जो आएगा आएगा बताएंगे ना, अभी कौन डोमिनेट करेगा क्या करेगा आगे। पहले ये समझो कि लॉन्ग रेंज फोर्स और शॉर्ट रेंज फोर्स किस रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं। अगर दूर दूर है तो अट्रैक्शन काम करेगा ओनली, नजदीक आया अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों काम करेगा। सर हाँ, सर इसका कोई कारण है कि क्यों उसको लॉन्ग रेंज बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, ठीक ना। एटम को दूर दूर देखा तो अट्रैक्शन थोड़ा काम कर रहा था, रिपल्सन नहीं के बराबर था, इसलिए बोल दिया कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके सर। चलो अब उसके बाद समझो, इतना समझने के बाद यहाँ पर अब ध्यान रखना है, देखो इधर ग्राफ भी बनाएंगे और उधर समझते भी चलेंगे। एक ग्राफ है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है।
ये है पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस, और ये है आपका आर। आर को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये आर एक्सिस है। देखो शुरू में एटम बहुत दूर दूर था, ये दोनों, ये एक एटम है, ये भी एटम है, इन दोनों के बीच नो इंटरेक्शन है, मतलब ना तो अट्रैक्शन है, बहुत दूर दूर है, नो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई इंटरेक्शन है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना तो रिपल्सिव है, कोई तरह का इंटरेक्शन नहीं है एटम के बीच। ये दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, नजदीक नजदीक आया, थोड़ा यहाँ पर आया, तो क्या होगा? कौन सा फोर्स काम करना शुरू कर देगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। फिर क्या, ये एटम नजदीक आते जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा, देखो और नजदीक आएगा तो क्या होगा? रिपल्सन भी धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, मतलब एटम मान लो कि यहाँ पर आया, तो अट्रैक्शन तो काम करेगा ही, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी काम कर रहा है। हाँ, रिपल्सन डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है ना, समझ रहे बात को? हाँ सर। अब देखो एक ऐसा मूवमेंट आया जहां पर क्या हो गया, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इक्वल हो गया, होगा ना, रिपल्सन भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन पर जो इन दोनों एटम के बीच जो बॉन्ड लेंथ होते हैं ना, लेंथ होते हैं, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं, उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये लिखा दूंगा ये सब, मतलब जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन पर इन दोनों एटम के बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं, उसी को क्या बोला करते हैं? बॉन्ड लेंथ बोला करते हैं। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ बोला करेंगे उसको। अब क्या होगा, ये दोनों और एटम नजदीक आएगा तो क्या होगा बताओ? ये दोनों एटम और नजदीक आएगा तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स जो होगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा अट्रैक्शन फोर्स से। हाँ, रिपल्सन अट्रैक्शन पर डोमिनेट, भारी पड़ जाएगा, और अगर रिपल्सन भारी पड़ेगा तो क्या होगा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। चलो अब इसी, ये जो चीज दिखाया है, इसी को मैं ग्राफिकली यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखो पहले एटम दूर दूर था, नो इंटरेक्शंस, नो पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो था, पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो था, ये जीरो था, देखो ये जीरो था, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया? अट्रैक्शन पर लगना शुरू हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, कम हुआ। इस पॉइंट पर क्या हो गया? इस पॉइंट पर क्या हो गया भाई साहब? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो गया। इस पॉइंट पर क्या है? अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सन, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था? पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, घट रहा था। फिर इस पॉइंट पर क्या होगा? अट्रैक्शन रिपल्सन इक्वल हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका ऐसा कुछ होगा, यहाँ सर एक इसके बार बाद फिर क्या है? से बता दीजिए। अरे यार देखो, देखो इसके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जीरो चल रहा है, ठीक। मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर रहा है, मतलब एटम्स अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा। जब अट्रैक्शन काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ये तो समझ रहा है ना? अट्रैक्शन काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा ना? हाँ सर। हाँ, घटेगा। फिर क्या होगा? धीरे 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 इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो गया, तो क्या होगा? इस पॉइंट पर अट्रैक्शन रिपल्सन इक्वल हो गया। इसके बाद और दूर जाओगे तो क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर जाने पर ये ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर रिपल्सिव फोर्स बिकम डोमिनेट एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ गया, और ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एटम्स को लाओगे ना, तो क्या होगा? रिपल्सन शुरू हो जाता है। पहले एटम्स को ला रहे थे, अट्रैक्शन काम कर रहा था धीरे धीरे,
अट्रैक्शन काम कर रहा था, अट्रैक्शन काम कर रहा था, अट्रैक्शन काम कर रहा था। इस पॉइंट पर अट्रैक्शन रिपल्सन इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इस इससे और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकता है क्या? नहीं ना। इस पॉइंट सर। पर पोटेंशियल नहीं एनर्जी सर। सबसे मिनिमम होगा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं हो सकता है। उसके बाद एटम्स को और नजदीक लाओगे, रिपल्सन डोमिनेट कर जाए और पोटेंशियल एनर्जी धड़ाक सा बढ़ना शुरू हो जाए। समझ रहा है ये कर? और यही जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को आर नोट बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज आर नोट। और आर नोट को ही क्या बोला जाता है भाई साहब? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। चलो, अब ये लिखने के बाद थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिखवा देता हूँ ताकि आपको उससे भी ध्यान रखे। सर। हाँ सर बता रहे हो कि जब एक एटम को दूसरे के साथ ले आना है तब वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो घटेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा, बिल्कुल सही है। तो ग्राफ तो अलग होगा। आपका ग्राफ में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा हो गया क्या? ये रेडियस था, एटम नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। हाँ हाँ हम्म, हाँ एटम नजदीक आ रहा है। यहाँ है। अच्छा सही बोल रहा है बच्चा, सही बोल रहा है। ये उल्टा बन गया ग्राफ, ऐसे करो, ऐसे थोड़ा सा चेंज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है बच्चे, ये उल्टा बन गया, थोड़ा सा चेंज करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन रिपल्सन के इक्वल हो जाए। अब सही है ना? सही है। ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ये ना, ये हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, हम लोग डिस्टेंस करते, जैसे एटम्स ऐसा समझो ना, पहले एक एटम्स यहाँ था, एक एटम्स यहाँ था। अब धीरे धीरे इधर एटम्स आ रहा है, नजदीक आ रहा है एक दूसरे के, नजदीक आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 था, फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, यहाँ पर इक्वल हुआ, फिर उसके बाद बढ़ता चला गया। समझ में आया ना? सही बोल रहा था बच्चा। अरे ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलो, हाँ सर। चलो ओके गुड। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो। पहला पॉइंट देकर लिखते चलिएगा। लिखिए, पहला पहला पॉइंट लिखिए। in order to form bond in order to form bond in order to form bond, atoms must approach towards each other. In order to form bond, atoms must approach towards each other. Atoms must approach towards each other. दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। initially comma, there is no interactions between atoms. Initially there is no interactions between atoms, so potential energy is 0. So potential energy is 0. Initially there is no interactions between the atoms, so potential energy is 0.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा व्हेन एटम approach towards each other, when atoms approach towards each other, when atoms approach towards each other, comma, attraction force dominates over repulsion force. Attraction force dominates over repulsion force. As a result, potential सर एक बार फिर से energy, बताएंगे ये पॉइंट? रुक जा, फिर से when atoms approach towards each other, when atoms approach towards each other, comma, attraction force dominates over repulsive force. Attraction force dominates over repulsive force. Full stop. As a result, potential energy gets decreases. Potential energy gets decreases. पोटेंशियल एनर्जी गेट्स डिक्रीजेस। आप देखा था ना, लिखा था, जब रेडियस डिक्रीज करता था तो पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स के केस में डिक्रीज करता था, बताया था ना अट्रैक्शंस में। हाँ सर। हाँ सर। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट at a particular distance comma, attraction force become equal to repulsion force. Attraction force become equal to repulsive force. Yes, Full sir. stop. Attractive force become equal to repulsive force. Full stop. And this internuclear distance is called bond length. This internuclear distance between the atoms, below, this internuclear distance between the atoms is called bond length. And at this point, potential energy is minimum. And at this point, potential energy is minimum. Potential energy is minimum. Next point. Next one लिखे, after this point, comma, the repulsive force dominates over attractive force. After this point, repulsive force dominates over attractive force. And as a result, potential energy gets increases. As a result, potential energy gets increases. Potential energy gets increases. Yes, sir. तो पूरा बात समझ में आ गया। देखो 3 बार समझाया, एक बार इस डायग्राम के थ्रू समझाया, एक बार ग्राफ के थ्रू समझाया, एक बार लिखा कर समझाया। 3 बार एक चीज को समझाया हूँ, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ सर। हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो ये तो पता है ना कि एनर्जी, ये तो पता है ना आप लोग को
कि स्टेबिलिटी इज क्या होता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। चलो उसके बाद दूसरा रीजन था टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशंस, टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशंस, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशंस केमिकल कॉम्बिनेशंस की होता है टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशंस। देखिए inert gas have stable configurations, inert gas have stable configurations, inert gas have stable configurations, that is NH2NP6, that is NH2, ऐसे लिख लो, inert gas NH2NP6 टाइप का, except हाँ फिर से except helium. Inert gas have stable electronic configurations, that is inert gas NH2NP6 type, except helium, full stop. And they do not take part in chemical reactions, and they do not take part in chemical reactions, full stop. So every element या every atom लिखो, every atoms, हाँ, so every atom ब्रैकेट में एलिमेंट लिख लीजिएगा, so every atom tends to obtain inert gas configurations, either by losing or gaining electron, either by losing or gaining electrons, or by sharing electrons, or by sharing electrons. तो इस पॉइंट में यही बोला गया है, ये जो नोबेल गैस हैं उनका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हर एक एटम्स, हर एक एलिमेंट दे ट्राई टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके। क्या करना चाहते हैं? नोबेल गैस की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस करते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में लिखा गया, जो समझ में आता है? हाँ सर। चलो, तो ये दोनों रीजंस है दैट आर द कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन इसके वजह से होता है, इसके वजह से एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर केमिकल कॉम्बिनेशंस। देयर आर टू रीजंस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट वन इज टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकंड वन इज टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिखे बच्चे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं बच्चे, एक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड
दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक को बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, जिसको हम प्राइमरी बॉन्ड भी बोलते हैं, प्राइमरी बॉन्ड भी बोलते हैं। इस प्राइमरी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना, या ये स्ट्रांग होते हैं, ये प्राइमरी बॉन्ड जो होते हैं ना स्ट्रांग होते हैं। तो इसमें क्या बात ध्यान रखना है, ये क्या दो एटम्स के बीच बनता है, तो लिख देता हूं कि फॉर्म बिटवीन एटम्स, दो एटम्स के बीच प्राइमरी बॉन्ड बनते हैं, इंटर नाम ये इंटर एटॉमिक, दो एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड को इंटर एटॉमिक या प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखना है कि कौन कौन से इंटर एटॉमिक बॉन्ड होंगे। तो ये इसमें पहले बात ध्यान रखना है, इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी इज हाई, मतलब इंटर एटॉमिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और ये लगभग कितना होता है 200 से 400 किलो जूल पर मोल होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब इनको तोड़ने के लिए लगभग 2 से 400 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा। कौन कौन से इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, दो एटम के बीच बनता है। तीसरा ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो ए इंटर एटॉमिक बॉन्ड। चौथा ध्यान रखना है दैट इज मेटालिक। तो ये सब इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये एटम्स के बीच बनता है। सो दूसरा देखो, दूसरा लिखो दैट इज इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, इसको हम सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। ये रिलेटिवली वीक बॉन्ड होते हैं, कमजोर होते हैं। ये मेनली क्या दो मॉलिक्यूल्स के बीच बनते हैं, जो मेनली मॉलिक्यूल्स के बीच बनते हैं। इनका जो बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना, बॉन्ड एनर्जी लो होता है, और ये लगभग 2 से 40 किलो जूल पर मोल के देने पर ये टूट जाता है। इनमें ध्यान रखना है, एक को बोलते हैं दैट इज वेंडरवाल, वेंडरवाल, वेंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको अगर याद हो तो मैं वेंडरवाल रेडियस पढ़ाया था। वेंडरवाल रेडियस मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है। हाँ सर। हाँ, तो वेंडरवाल रेडियस मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है। तो यहाँ पर देखो दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला बॉन्ड दैट इज वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा ध्यान रखना है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी ध्यान रखना ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं दैट इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग, और दूसरा को बोलते हैं दैट इज इंट्रामॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, या तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रिलेटिवली कमजोर बॉन्ड होते हैं, और इनको अराउंड 2 to 40 किलो जूल एनर्जी देने पर ये टूट जाता है। बट जो प्राइमरी बॉन्ड होते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दैट इज आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड, तो हेडिंग लिखिए आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। तो लिख लीजिएगा इसको, डेफिनेशन पहले लिख लीजिएगा, बॉन्ड formed between cation and anion, bond formed between cation and anion। देखिए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केटायन एंड एनायन, इसको दूसरा तरीका से ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, लिखिएगा बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट ऑफ अपोजिट नेचर, by complete transfer of electron, दो एलिमेंट के बीच बॉन्ड बनेगा, कैसे? और वो दोनों एलिमेंट अपोजिट नेचर का होगा। अपोजिट नेचर बोलने का मेरा मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मतलब एक मेटल्स होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और नॉन मेटल्स होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। और कैसे? बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके चलो उसके बाद देखिए कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हम सबसे पहले दिखा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड, ये NaCl सॉलिड बनता कैसे है। तो सबसे पहला है इसमें, ये 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ केटायन, Na प्लस केटायन, ये केटायन बनता है। फॉर्मेशन ऑफ केटायन ये कैसे बनता है? देखिए ये जो सोडियम है, ये जो गैस सोडियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा 281 होता है। मतलब इसके वैलेंस शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये क्या करना चाहता है? एवरी एलिमेंट ट्राई टू lose electron in order to obtain lose या gain electrons in order to obtain inert gas configurations। ये एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? ताकि इसका इनर्ट जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। तो सबसे पहले केटायन बनता है, Na प्लस गैस बना। एक बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का हमेशा लूज और गेन हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। जैसे ये प्रोसेस में कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, बताओ कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है? आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशंस में दिखाया गया है आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स लिखा जाता है वहां पर, इसलिए। तो ये देखो यहाँ पर क्या केटायंस बन गया। दूसरा होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन, अनायन मतलब Cl माइनस। जैसे यहाँ पर देखो क्लोरीन, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उसी को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, Cl माइनस गैस बना लेगा। Cl माइनस गैस बना लेता है। तो कीटायन बन गया, एनायन बन गया, और फिर क्या होता है, ये जो कीटायंस है और एनायंस है, आपको पता होना चाहिए NaCl का एक पर्टिकुलर लैटिस है। सॉलिड स्टेट में देखोगे NaCl में अगर कोई बच्चा जैसे 12th क्लास में तो आप लोग पढ़ चुके हो, ये Cl माइनस जो होता है FCC लैटिस को ऑक्यूपाई करते हैं, और ये जो Na प्लस है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये NaCl का एक पर्टिकुलर लैटिस है, उसी लैटिस में, उसी 3D अरेंजमेंट में वो जो ये जो सॉलिड है अरेंज होते हैं। तो एक्चुअली थर्ड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। ये जो Na प्लस गैस है और ये जो Cl माइनस गैस है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर एक NaCl का लैटिस बनाते हैं। तो ये 3 स्टेप है। तो दूसरा, पहला केटायंस का बनाना, एनायन का बनाना, और तीसरा लैटिस का फॉर्मेशन करना। इसमें क्या होगा, ये जो Na प्लस गैस है और ये जो Cl माइनस गैस है, इन दोनों का रिलेटिवली क्या होता है ना, स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी कम होता है बच्चे। ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, सॉलिड बनाएंगे, NaCl का सॉलिड बनाएंगे, एक लैटिस बनाएंगे, एक लैटिस बनाएंगे। और लैटिस मतलब क्या है, ये 3D अरेंजमेंट होगा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा इसका NaCl का। और इस सॉलिड का जो स्टेबिलिटी होगा, मोर स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो 3 स्टेप में कोई भी आयनिक जो कंपाउंड होते हैं 3 स्टेप में बनते हैं। सबसे पहले केटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, आगे जाकर ये भी मैं दिखाऊंगा। इसमें जो एनर्जी, रिलेवेंट एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस स्टेप में जो रिलेवेंट एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसमें जो रिलेवेंट एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर सेम थिंग, बट दोनों का साइन अपोजिट होता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड, हम लोग उसको लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है वो सब आगे थोड़ा चलने के बाद देखेंगे। चलो, तो ये ऐसे कोई आयनिक कंपाउंड 3 स्टेप में बनते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, वो Na प्लस और Cl माइनस इंडिविजुअली लेस स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि गैस है ना बच्चे, गैस का जो स्टेबिलिटी रिलेटिवली होता है ना, सॉलिड में क्या है, सॉलिड में पर्टिकुलर ये जो मतलब एटम्स होते हैं अपने जगह पर फिक्स होते हैं, हाँ फिक्स होते हैं, बट ये तो रैंडमली इधर से उधर घूमते रहते हैं, इनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है ना। हाँ सर, हाँ तो जनरली गैसेस का स्टेबिलिटी सॉलिड के कंपैरिजन में तो कम ही होगा ना। हाँ हाँ और ये अगर हो रहे हैं तो जरूर, अगर जैसे केमिस्ट्री में अगर कुछ चीज होता है तो स्टेबिलिटी के फेवरेबल होता है। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे वो लेस स्टेबल, जैसे आप अगर 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 ऐसा होता कि अगर पढ़ने से अनस्टेबल होता आदमी, तो पढ़ता क्यों, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप फ्यूचर में जाकर स्टेबल बन जाए, एक अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बन। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आपका वॉइस म्यूट हो गया है। सर आपका वॉइस म्यूट हो गया है।
और ये आयनिक कंपाउंड बन गया। उसके बाद देखिए सर सर ये हाँ। वाला फिर से बता देंगे। सर वो फिर से क्या बताइए। के बाद जो भी आप बोला था वो सुनाई नहीं दे रहा क्या नेटवर्क की वजह से, सर फिर से बता दीजिए एक बार। कभी भी सुनाई नहीं दे अच्छा रहा फिर से कोई भाई। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, बस सर आपका बोर्ड ब्लर दिख रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है यार? नेटवर्क का सबको बोर्ड प्रॉब्लम है। ब्लर दिख रहा है, सबको बोर्ड ब्लर दिख रहा है। हाँ सर, बोर्ड हाँ ब्लर हो हाँ गया सर। है। वीडियो हाँ अटेंड सर। कर रहा है। कौन है ये नाजिया? अब अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? या आई थिंक देयर इज सम इशू। अब दिखाई दे रहा है बच्चे? जी सर। हाँ सर। नहीं? सर दिखाई दे हाँ रहा है। सर, दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो ओके। हाँ सर। चलो तो लीव स्टेट स्ट्रक्चर बता रहा था। लीव स्टेट स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, जैसे अगर मुझे सोडियम का लीव स्टेट स्ट्रक्चर बनाने बोला जाता तो मैं ऐसे बना देता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। फिर ये क्या करेगा, ये ने गैस, ये ऐसा कुछ बन गया, देखो Na प्लस गैस बन गया विथ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो Cl माइनस Cl है, क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये ऐसा बना देगा, Cl माइनस गैस बना देगा। अब इसके वैलेंस में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि इसका जो लीस्ट स्ट्रक्चर क्या है, Na प्लस, और ये है आपका Cl माइनस गैस, Cl माइनस गैस। इन्हीं दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और आयनिक बॉन्ड आपका बन रहा है। इन्हीं दोनों के बीच क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है सभी। इन्हीं दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर
ट्रांसफर हो रहा है, तब जाकर इसके ऊपर प्लस आ जाए, इसके ऊपर माइनस आ जाए। तो इसी बात पर एक नोट में ध्यान रखना, ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब होता है ये सोडियम चाहे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन दे, इसको नीचे से दे, ऊपर से दे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये कोई भी डायरेक्शन से इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यस बट आगे जाकर मैं बताऊंगा कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड जो होगे देखोगे आगे ओवरलैपिंग से बनेगा, और ओवरलैपिंग या तो एक्सियल हो सकता है या तो लेटरल हो सकता है, सो। तो अभी बात इतना ध्यान रखना है, ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मींस मेटल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल इन एनी डायरेक्शंस, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शंस आर देयर इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर लिखिएगा आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल। Non-directional in nature. Ionic bond are non-directional in nature. जैसे देखिए, अगर मुझे इसको समझाना है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड को समझाना है, मैग्नीशियम सल्फाइड या ऐसे सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड है ये। तो ये कैसे बना होगा देखो, समझा देता हूँ। ये सोडियम है। सोडियम के वैलेंस शेल्स में आपको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये दूसरा सोडियम है, इसके वैलेंस शेल्स में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, Na2 है ना। और ये है सल्फाइड, आपको पता है कि सल्फाइड के वैलेंस शेल्स में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैसे हुआ होगा देखो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से क्या होते हैं, ये Na2S फॉर्म होते हैं। मतलब फाइनली क्या हो गया, Na+, ये 2Na+ ऐसे लिख देता हूँ, Na+ और ये Na+ गैस, और ये क्या बन गया S2- गैस, ऐसा बन गया। और इन मेटल, ये केटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। 3 स्टेप में हो रहा है, पहले केटायन बन रहा है, फिर एनायन बन रहा है, और फिर इन दोनों केटायन एनायन के बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है उसी को हम लोग लैटिस बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना है, आयनिक बॉन्ड क्या, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच का। आपको एक पॉइंट लिखाया था, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट ऑफ अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैसे, और तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आयनिक बॉन्ड मिलनी ना मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आपको पता होगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? मतलब दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, इसलिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसी तरह नॉन मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो negative in nature. Means what is the meaning of electronegative in nature? Means they have tendency to gain electron. gain electron. Gain electron easily. हाँ, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा।
यहाँ पर एक टर्म ध्यान रखना है, टर्म होता है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी ईवी बोला करो। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? दिस इज द टेंडेंसी of an element to lose or gain electron. Tendency of an element to lose or gain electrons. तो ये ध्यान रखना बच्चे, ये जो ग्रुप वन, ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल मेनली आपको ग्रुप वन का मिलेंगे, या तो ग्रुप टू का मिलेंगे, या तो ग्रुप 13 का मिलेंगे। ग्रुप वन का मेटल्स का जो यहाँ पर लिख देता हूं, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगा ये 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। तो ग्रुप वन में क्या क्या बात कर रहा हूं? ग्रुप वन में अल्कली मेटल्स होते हैं कौन कौन सा? लिथियम, हेलिना, का, रब से, फरियाद, वो तो छोड़ो, रेडियो एक्टिव है। तो इन सब एलिमेंट का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये सब एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसी तरह ग्रुप 2 वाला का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगा। इसी तरह ध्यान रखना है ग्रुप 13 वाला। ग्रुप 13 वाला मेनली आपका ये जो एल्युमिनियम है और आपका बोर्ड एल्युमिनियम दिखाई नहीं दे रहा। सर बोर्ड फिर से ब्लैक हो जा रहा है। अरे यार, अब ये कौन सा बीमारी है? ये सर नेटवर्क का बीमारी है। अच्छा।
आप सही है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको लिख लो फिर उसके बाद। सर डन। यस सर। डन। यहाँ पर लिख लीजिएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, मेनली एल्युमिनियम, इनका जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा ये 3 होगा, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 3। इसी तरह ध्यान रखिएगा, सर उसमें सिर्फ एल्यूमिनियम क्या किस क्योंकि उस ग्रुप तरह में से होगा? हाँ, गैलियम। उसमें ना, अरे हाँ, उसमें मेनली ना, उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब होता है। तो मेनली एल्युमिनियम के बारे में बता रहा हूँ। गैलियम आपको पता होगा, गैलियम क्या है? गैलियम को क्या बोलते हैं? उसमें मेटल है, मेटलॉइड हैं और नॉन मेटल तीनों। तो गैलियम में ना मेटल तो है, वो भी मेटल्स है। तो मेनली जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने का काम देखोगे ना, एल्युमिनियम का देखोगे। एल्युमिनियम का बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आयनिक कंपाउंड मिलेगा, इसलिए ओनली मैं एल्युमिनियम लिखा। चलो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स ये मेनली आप ग्रुप देखोगे, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का ज्यादा देखो। जैसे ग्रुप 15 की बात करूं, कौन कौन सा एलिमेंट होता है इसमें? दैट इज यही सब होता है। तो इन सब का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, सॉरी 3 होता है। 3 क्यों होता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेंगे। नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होगा। इसी तरह ग्रुप 16 का। सर हाँ हाँ सर हाँ हाँ बीस्मथ तो सर मेटल है हाँ, बिस्मथ मेटल्स है, बिस्मथ और मेटल। आर्सेनिक बिस्मथ एंटीमोनी तो लास्ट वाला, मेटलॉइड है। हाँ, आर्सेनिक और एंटीमोनी आपका मेटोलॉइड्स है। फिर वो कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? चलो, तो ये मेटल्स है ना, ये मेटल्स है, ये मेटोलॉइड है। तो ऐसा करो ना, ये सबको हटा दो, ये दोनों रखो, वो नहीं, ये दोनों रखे हो, ये सबको हटाओ, चलो हो गया। तो दिक्कत नहीं है। ये दोनों मेनली देखोगे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का काम करते हैं, इसलिए उसका इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होता है ना, वो देखोगे ना, बिस्मथ का जो वैलेंसी होता है मेनली इलेक्ट्रो वैलेंसी देखोगे पॉजिटिव होता है। बिस्मथ का बहुत सारा कंपाउंड भी मिलेगा, तो ये दोनों रखना है इसमें देखो, ऑक्सीजन रखो, सल्फर रखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इतना ही रखो। चलो, इसका इलेक्ट्रो वैलेंसी देखोगे ये 2 है। इसी तरह ग्रुप 17 में ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का इलेक्ट्रो वैलेंसी 1 होता है। नोबेल तो गैस का ग्रुप इलेक्ट्रो 16 में वैलेंसी, सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर रखेंगे? हाँ, ऑक्सीजन और सल्फर। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम छोड़ दो। पोलोनियम तो आपका रेडियो एक्टिव है। ये ऑक्सीजन, सल्फर, इसी सब का मेनली ना, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये सब का मेनली आप आयनिक कंपाउंड देखोगे। चलो उसके बाद देखते हैं। अगर आप आपसे पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड कौन सा होगा, तो क्या बोलोगे? फ्लोरीन का। क्या? फ्लोरीन का? क्यों फ्लोरीन का? अच्छा, मेटल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कंपाउंड बनाने वाला मेटल कौन? लिथियम। सीजियम, 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 सीजियम। सीजियम। क्यों सीजियम? क्यों सीजियम? क्योंकि इसका
आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मिनिमम होता है, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज करेगा। और मेटल्स में बताओ किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसका होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का। क्लोरीन का। जी इसलिए जी। सबसे स्ट्रॉन्ग, देखो हम ऐसा बोलते हैं ना क्लोरीन का, इसलिए सीजियम फ्लोराइड के भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, एक बार रुक जाओ, तो ये सीजियम वाला पॉइंट समझ नहीं आया, सीजियम। रुक जाओ रुक जाओ। ध्यान रखना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सीजियम क्लोराइड होते हैं। किस सीजियम क्लोराइड होते हैं? क्यों सीजियम? सीजियम फ्लोराइड नहीं, क्योंकि देखो आपको आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए मेटल का आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ना जरूरी है। वो सबसे सबसे आसानी से कौन कर सकता है? सीजियम। आपको बताया था ना सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है, इसलिए Yes, sir. इसको फोटो सेल में यूज किया जाता था, फोटो सेल में यूज किया जाता था। इसी तरह आपको पता होगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इसी का होता है। क्लोरीन का कम होता था, याद करो, एक्सेप्शंस में दिखाया था ना, हाँ, बहुत छोटा क्लोरीन होता का है। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एफिनिटी, बहुत छोटा होता है तो क्लोरीन- रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन। हाँ रिपल्सन होता है, इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है। मतलब क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड जो होगा ना सीजियम क्लोराइड होगा, ना कि सीजियम फ्लोराइड। अब समझ में आया? यस सर। अब उसके बाद देखिए, लिख लीजिएगा हाइयर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा हाइयर द डिफरेंस बिटवीन, हाइयर द डिफरेंस बिटवीन, हाइयर द डिफरेंस बिटवीन group number of element, higher the difference between group number of element, comma more will be ionic character in a bond, मतलब ग्रुप नंबर में जितना डिफरेंस होगा, जैसे मैं बात करूं, सबसे आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा ग्रुप 1 और ग्रुप 17 वाला में होगा। हम ये बोल रहे हैं कि जितना एलिमेंट का ग्रुप नंबर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। तो अगर मैं ग्रुप 1 का लूं, ग्रुप 1 का लेने से क्या होगा? हम जानते हैं ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है, और ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है।
मैक्सिमम होता हाँ है। सर। तो इन दोनों के बीच जो Yes, sir. आयनिक बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, उस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आपको ये भी बात बताया था कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट नहीं होता है। जैसे अगर NaCl में बात करूं, NaCl में भी 100% आयनिक 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है, बट उसको हम आयनिक बॉन्ड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसमें आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50% है। समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर मैं बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में बोलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड में 100% कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं है, उस कोवैलेंट कैरेक्टर्स में कुछ आयनिक कैरेक्टर भी है, उस CO2 में कुछ आयनिक कैरेक्टर भी है। हाँ, उसमें 50% से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए मैं उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोल देता हूँ, कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा है इसलिए। तो ये आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम क्या होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट अगर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो उनके भी जो आयनिक कैरेक्टर होगा ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चे? जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस लिखता हूं, आप मुझे बताओ इसमें। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, दैट इज फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल्स। सर आपका स्क्रीन चला गया है। हाँ सर, आप फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल्स, इसमें आयनिक कैरेक्टर आपको बताना है कि कितने ज्यादा होगा। तो एक है आपका सोडियम फ्लोराइड, हाँ अब बताओ इन सब में आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? सर CSF में फ्लोराइड ऐसा होगा ऑर्डर। जितना बड़ा होगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन यूजिंग कैपेसिटी। उसे निकलने में आसानी होगा। जैसे यस सर। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो सॉरी, ये आयनिक कैरेक्टर्स इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें किसका ज्यादा होगा बताओ, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। बेरियम का सर, उसका उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा है। फास्ट है, ज्यादा है, एक ही तो इसलिए आयनिक एक ही रूल होगा तो यहाँ भी। हाँ एक ही कॉन्सेप्ट। इसमें देखोगे ऑक्सीजन तो कॉमन है, ऑक्सीजन तो सब में है। यहाँ पर देखना है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में किसका आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है, ऐसे सोच सकते हैं। किसका आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है? तो बेरियम का। ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, वो पहले बता चुका हूँ पीरियोडिक टेबल्स में, इसलिए ये ऑर्डर होगा। अब उसके बाद तो देख सकते हैं ना लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन के हिसाब से सर। हाँ वो आऊंगा ना यार, वो भी आऊंगा, बिल्कुल सही है। एक ही बात है, अगर लार्ज केटायन होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ेगा, मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगा। एक ही बात है सर। चलो उसके बाद देखिएगा एनर्जी टर्म्स, हेडिंग देना, एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन आयनिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड लिखो। तीन तरह का एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। दैट इज पहला जो था दैट इज फॉर्मेशन ऑफ केटायन में कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा एनर्जी टर्म्स दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन में कौन सा एनर्जी भाई साहब इन्वॉल्व होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों से हम काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल्स में, तो उसके बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। तीसरा जो होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लैटिस का बनना, इसमें कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं भाई साहब, तो बोलेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। हाँ
हाँ, अब ये लैटिस एनर्जी मेरे लिए नया है, अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि लैटिस एनर्जी का कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट कैलकुलेशंस बाय बॉर्न हैवर साइकिल्स। यहीं पर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बॉर्न हैवर साइकिल बनाते हैं और ये लैटिस एनर्जी कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी आप हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग होगा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, पहले ये लिख लो लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी लिख लीजिएगा। इट इज द amount of energy release. It is the amount of energy release. It is the amount of energy release. It is the amount ठीक of से बताइए सर, energy ठीक से। release. और आपका आवाज It is the amount. सर आपका आवाज कट रहा है। It जी is the सर। amount of. अभी भी कट रहा है। नहीं सर। सर अब नहीं। ठीक है। हाँ लिखो, it is the amount of energy release. It is the amount of energy release, comma, when 1 mole of lattice, 1 mole of lattice is formed. 1 mole of lattice is formed from isolated gaseous atoms. Isolated gaseous atoms. क्या बोला गया समझे? It is the amount of energy release. It is the amount of energy release when 1 mole of lattice is formed. Ionic lattice is formed कैसे? From isolated gaseous atoms. इन आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो 1 मोल आयनिक लैटिस बनेगा, इसमें जो एनर्जी निकलेगा उसी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये माइनस किस लिए बोला? क्योंकि इसको बनने में एनर्जी निकलेगा। लिख लिया ये लिख लो नीचे। हाँ सर लिख। एक डेफिनेशन और में और लिखिएगा, और में इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of ionic lattice, 1 mole of ionic lattice, 1 mole of ionic lattice into its constituent isolated gaseous atoms, into its constituent gaseous ions, into its isolated gaseous ions, into its isolated gaseous ions. क्या बोला गया? It is the amount of energy required to break. इसको ब्रेक करना है, इस लैटिस को ब्रेक करना है, तो इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा आपको। इस लैटिस को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? आइसोलेटेड गैसियस आयंस बनेगा। तो सर लैटिस एनर्जी रिवर्सिबल है इसका मतलब? नहीं, रिवर्सिबल नहीं है बच्चे। मतलब ये काम करने में ना, मान लो कि 10 किलो जूल एनर्जी निकला, जी सर। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 10 किलो जूल एनर्जी देंगे तभी ये टूटेगा। अच्छा सर। मतलब इन दोनों को चाहे इस प्रोसेस में 10
इस प्रोसेस में जितना एनर्जी निकलेगा उतना एनर्जी देंगे तब ये टूटेगा। आप चाहो तो ऐसे भी डिफाइन करो या इस तरीका से डिफाइन करो, बोथ आर सेम थिंग्स। उसको कहने का तरीका अलग हो गया थोड़ा। ओके सर। चलो ये भी हो गया लैटिस एनर्जी। अब ये देखेंगे कि लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। बट उसके पहले अब यहाँ पर देखना है कि फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आगे नोट में एक पॉइंट लिखना है, क्या? फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। Favorable condition for formation of ionic bonds. Favorable conditions for formation of ionic bond. तो ये ध्यान रखना है, क्या जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और तीसरा ये ध्यान रखना है कि लैटिस एनर्जी जो होना चाहिए वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा कंडीशंस होगा तो जो बनने वाला आयनिक बॉन्ड होगा दे विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। तो ध्यान रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होने से केटायन आसानी से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होने से एनायन का फॉर्मेशन आसानी हो जाएगा। लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा निकलेगा तो उससे क्या होगा? लैटिस एनर्जी फास्टली बनेगा, सॉरी लैटिस का फॉर्मेशन फास्टली होगा। तो ये तीनों फेवरेबल कंडीशंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। उसके बाद आगे हेडिंग देना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बॉर्न, कैलकुलेशंस ऑफ लैटिस एनर्जी बाय बॉर्न-हैवर साइकिल। बॉर्न-हैवर साइकिल्स को अगले क्लास में शुरू करेंगे, आज मैं शुरू नहीं करूंगा। और बॉर्न-हैवर साइकिल को पढ़ने के बाद हम लोग ये लैटिस एनर्जी कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसको डील करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।